नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर गहलोत सरकार का तोहफा, जेल में बंद कैदियों की बढ़ाई मजदूरी। राजस्थान में सरपंचों के आंदोलन का हुआ असर, सरकार ने वापस लिया पीडी अकाउंट सिस्टम। प्रदेश में छठे दिन 66.78% रहा कोरोना टीकाकरण, सबसे ज्यादा सीकर तो सबसे कम रहा जयपुर में। अब खबरें विस्तार से। गहलोत सरकार बंदी मजदूरों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि की है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक कारागार राजस्थान राजीव दासौत के अनुसार राज्य के कारागृहों में कुशल और अकुशल बंदी श्रमिकों की नई मजदूरी दर क्रमशः 249 और 225 रुपए निर्धारित की गई है। इससे पहले ये राशि 209 और 189 रुपए थी। दासौत ने बताया कि राज्य की कारागृहों में दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कूलर बनाना, कारपेंट्री, होजरी और लुहारी आदि कार्य कराए जाते हैं। बंदियों ने फिनाइल, झाड़ू और पोछा निर्माण कार्य भी किया है। हाल ही में मसाले पीसने का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। वहीं गृह विभाग ने कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी में अब वृद्धि कर दी है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सरपंचों की ओर से पंचायत राज संस्थानों के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए अब राज्य सरकार ने अवगत किया था। इसके चलते अब इसे बंद करने का निर्णय किया गया है। देश के सरपंचों के वित्तीय अधिकार में कटौती के मामले में लगातार आंदोलनरत सरपंच संघ की मांग को मानते हुए आखिरकार प्रदेश सरकार ने पीडी खाता प्रणाली लागू न करने का फैसला किया। अब प्रदेश के पंचायतों के भुगतान के लिए बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान होगा। मुख्यमंत्री आवास में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश दिए। गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पहले की तरह ही जारी रखा जाए, ताकि पंचायत राज और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की व्यवहारिक बाधा न आए। प्रदेश में रविवार को 66.78% कोरोना टीकाकरण हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा सीकर में तो सबसे कम प्रतिशत जयपुर में दर्ज किया गया। सीकर में 100.5% टीकाकरण हुआ, तो वहीं जयपुर में 40.6% टीकाकरण रहा। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी 33 जिलों में 93,318 लाभार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 26,255 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण का औसत सीकर जिले में दर्ज किया गया, तो वहीं सबसे कम प्रतिशत जयपुर में दर्ज हुआ। जयपुर में 40.6% टीकाकरण हुआ। जयपुर में 4,294 हेल्थ वर्कर रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 1,742 हेल्थ वर्कर को टीका लगा। खबर पावटा से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 को लेकर सोमवार को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील मीणा के निर्देशन में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण की व्यवस्था शुरू हुई। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हुआ। वैक्सीन लगने के बाद निगरानी हेतु डॉक्टर के सुपरविजन में वेटिंग रूम रखा गया। वहीं कोविड-19 को लेकर दूसरा टीकाकरण 28 दिन बाद होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी सावधानियों के साथ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार से प्रथम चरण यानी 25 जनवरी 2021 से शुरू किया गया, जिसमें 100 लाभार्थियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार विराटनगर। कल से हमारे यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। कल हमारे 150 डोज विराटनगर से भिजवाई गई थी। हमने वैक्सीनेशन करवाया, उससे 40% वैक्सीनेशन हो चुका है। आज हमने पावटा में शुरुआत की है इसकी। यहाँ पे 150 डोज आई हैं और आज एक सेशन में 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। और तक देखा गया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए लेकिन टीका लगने के बाद भी हम चाहता हूँ कि उसी तरह से पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना को देखते हुए विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विराटनगर ब्लॉक के अधीन कल CSC विराटनगर में शुभारंभ किया जा चुका है, जहां पर कल 100 लाभार्थियों में से 40 लाभार्थियों को वैक्सीनेटेड किया गया।
आज उसी सेकंड चरण में हमारे CSC पावटा, जो कि आज यहाँ वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है, उसमें हमारे 100 लाभार्थी जो कि विभाग द्वारा कोविड सॉफ्टवेयर पर जो अपलोडेड किए गए थे, उन्हीं को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो लाभार्थी रह गए उनका नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम होगा। तो आशा की जाती है सभी से कि जो आज 100 लाभार्थी हैं उन सभी को हम वैक्सीनेटेड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि विभाग की लक्ष्य पूर्ति हो सके। आज चूंकि उक्त लाभार्थियों को वैक्सीनेटेड करने के लिए 15 वायर जो प्राप्त हुई है, जिससे हम 150 लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। क्योंकि कोविड जो वैक्सीन है, कोरोना की जो वैक्सीन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हुए डेली इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए डेली विभाग से, जयपुर जिला स्तर से, वही कोल्ड चेन डिपो से प्रतिदिन हमें वैक्सीन उसी के अनुपात में प्राप्त होगी जितने हमारे लाभार्थी होंगे। आज का हमारा 100 का लक्ष्य है। शाम को सुबह प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। उसके दौरान जो हमारे लाभार्थी अपलोडेड है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इस दौरान जो कोविशील्ड वैक्सीन जो हमारे यहाँ प्राप्त हुई है, जब CSC पावटा में जो लाभार्थी हमारे हैं उनको आज वैक्सीनेशन अंदर किया जाएगा। तो नेक्स्ट टीका कब लगेगा? जैसे आज लगेगा, उसके बाद कितने दिनों बाद? टीका सेशन साइट जो हमारी बनाई जाएगी, जैसे मान लीजिए आज हम 100 लाभार्थी, हमारे 100 लाभार्थियों में से कितनों को हमने फर्स्ट डोज दी, इसके बाद सेकंड डोज का जो होगा वो 28 दिन के बाद इसकी सेकंड डोज दी जानी है। तो प्रारंभ में अब जो 100 लाभार्थी के ऊपर जो यहाँ के CSC पावटा के लाभार्थी रह गए और इसके अधीन जो भी संस्था क्षेत्र उनको मिला के 100 लाभार्थी फिर से तैयार किए जाएंगे, जिससे कि विभाग के लक्ष्य की प्रतिदिन 100 लाभार्थी को वैक्सीनेट किया जा सके। पावटा में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर रविवार को अहिर समाज के लोगों ने श्री कृष्ण यादव महासभा भूमि प्लाजा पावटा में महापंचायत का आयोजन किया। इसमें गांव और शहर के यादव समाज के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत की शुरुआत कोटपुतली विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव और यादव महासभा अध्यक्ष पावटा रामनिवास यादव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। महापंचायत के दौरान अहिर रेजिमेंट राष्ट्रीय संयोजक कर्नल घीसाराम यादव ने कहा कि महापंचायत ने पूर्व और वर्तमान सरकार द्वारा अहिर समाज की अनदेखी की है। अब वो अपने हक को पाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर न किए जाने पर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार की भी चेतावनी दी। महापंचायत के दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि लगभग 1 दशक से भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट, राजपूताना जाट राइफल की तर्ज पर अहिर रेजिमेंट का गठन कराने की भूमिका में जुटे हैं। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश लेवल पर सरकार विरोधी प्रचार और आंदोलन किया जाएगा। सर, आज पावटा कस्बे में अपने यादव समाज के द्वारा अहिर रेजिमेंट गठन को लेकर एक महापंचायत की जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये यादव इतिहास देखिए, आप 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास देखिए। चाहे भारत चीन युद्ध हो, चाहे भारत पाक युद्ध हो, हमारे समाज के जितने भी सेना में जवान थे उनका आप त्याग देखो, उनका शौर्य देखो, है ना। जो भी कुछ देखेंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ नजर आएंगे। उनका काम भी सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट होनी चाहिए। दूसरी जातियों की रेजिमेंट आप देखिए, राजपूत रेजिमेंट है तो उसमें 50% राजपूत है, डोगरा है तो उसमें 100% वहीं के हैं, कुमायूं है तो उसमें 60% वहीं के लोग हैं। जबकि हमारे तो पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे देश में विस्तार है इनका, और इनका आप इतिहास उठा के देखिए। इसलिए हमारी मांग वाजिब है और हम अंतिम क्षण तक ये विजय पाकर रहेंगे और हम रेजिमेंट बनवा के ही दम देंगे। सर, ये कब से मतलब आप इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कब से आप इसके प्रयास कर रहे हैं? हम प्रयास पिछले दिन से हैं और अब हम इसको थोड़ा बीच में 7-8 महीना जो कार्य निकला, खराब समय निकला, उसमें थोड़ा सा फिर इसमें अवरोध आ गया। अब हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के जवान हैं, युवाएं हैं, उनका इतना उत्साह है, आपने देखा होगा और देखेंगे भी थोड़ी देर में इकट्ठे होंगे। ये सारे लोग, इनका एक ही लक्ष्य है कि भाई हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा हक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो आज महापंचायत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये 100 साल से भी पुरानी मांग है यदुवंश की। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस दुनिया में अगर पहली कोई जातिगत रेजिमेंट हुई है तो महाभारत काल में यादवों की नारायणी सेना थी। और आज ये हालत हो गई है कि इस देश की सबसे बड़ी कौम के पास में अपनी खुद की रेजिमेंट नहीं है, जबकि इतिहास गवाह है कि यदुवंश ने सदा देश के लिए, धर्म के लिए हरावल के अंदर शस्त्र उठाए हैं। आप चाहे आजादी से पहले का इतिहास देख लीजिए,
1857 की क्रांति में राव तुलाराम रेवाड़ी नरेश या सूबेदार धोंदू सिंह जिन्होंने गंगा जी के जल को अंग्रेजों के खून से लाल किया था, चाहे आप आजादी के बाद में 1948 में बडगाम का मोर्चा हो, इस देश का सबसे बड़ा युद्ध 1962 का रेजांगला का हो या 1965 में हाजीपीर दर्रे को फतेह करने का मौका हो, हर जगह हीर आगे थे। लेकिन जब बात पहचान की और सम्मान की आई तो इस कौम को हाशिए पे डाल दिया गया। तो अब वक्त आ गया है कि इस देशभक्त कौम ने जब अपने हिस्से का खून बहा दिया है देश के लिए, तो अब उनके कंधे पे नाम अहीर भी होना चाहिए। जब पहले से ही जातिगत पलटने हैं तो फिर हमारे में क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह है कि अहीर शौर्य को पहचान दिलाने में, सम्मान दिलाने में दूसरों को क्या ऐतराज है? आज वक्त आ गया है जब हमारे बच्चों को भी सही सम्मान और स्थान फौज के अंदर मिले। आप ये बताइए कि लड़ते हमें, खून हम बहाते हैं और कंधे पे किसी और नाम को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और हमको देखिए, ये देश की पहली कौम है जो देश पे मरने का हक मांग रही है। अहीर रेजिमेंट क्या है? देश पे मर मिटने का हक है। और उस हक के लिए हमने अपने हिस्से का खून भी बहा दिया, अपने शौर्य भी लहरा दिया है। तो अब वक्त आ गया है कि यदुवंश की सैकड़ों साल पुरानी मांग को पूरा किया जाए। अंग्रेजों ने हमारे साथ न्याय नहीं करा, क्योंकि अंग्रेजों ने जिन्होंने उनका विरोध किया, उनकी पलटन खड़ी नहीं करी गई। लेकिन आज मुल्क आजाद है, आज राष्ट्रभक्त कौम का अपमान क्यों? उनको पहचान और सम्मान क्यों नहीं? तो ये एक आइडेंटिटी और सम्मान दोनों की लड़ाई है। हमारे शहीदों ने, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ और सिर्फ अहीर रेजिमेंट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अहीर रेजिमेंट को लेकर आज जो महापंचायत की जा रही है, बाहर से भी लोग आए हैं, यादव महासभा से काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज के सभी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सबको एकजुट होकर के इस रेजिमेंट के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हम काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं। अगर समाज में जागृति आती है तो इससे फायदा यह होगा कि एजुकेशन में भी बढ़ावा मिलेगा और रेजिमेंट मिलने से हमारे काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो सभी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि महापंचायत के सौजन्य से भी या अपने लेवल पे सभी लोग साथ आएं और इस रेजिमेंट के लिए प्रयास करें। और इस रेजिमेंट को बनवाने के लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष के लिए सब तैयार रहे और आखिरी छोर तक, जब तक हमें रेजिमेंट नहीं मिल जाती है, तब तक हमें थक के नहीं बैठना है, हमें प्रयास करते रहना है। तो आज जो यादव महासभा की जा रही है, महापंचायत की जा रही है अहीर रेजिमेंट गठन को लेकर, पहले भी आपके द्वारा विरोध किया गया, मतलब पहले भी इसके लिए काफी आवाजें उठाई गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश के जो आज तक वीर शहीद हुए हैं, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौमें अहीर की गिनती आती है। मेडलों में भी अगर मेडल देखे जाएं तो देश के जो सर्वोच्च मेडल हैं वो भी कौमें अहीर ने जीते हैं, मरने उपरांत भी और जीते जी। आज भाई योगेंद्र यादव जो देश के सर्वोच्च मेडल से नवाजे गए हैं, वो भी कौमें अहीर से हैं। और हमारी कौम ने जितने बलिदान दिए हैं आज तक, सभी कौमों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी कौम के बलिदान बहुत ज्यादा है। हमारी कौम कहीं भी क्षेत्रीय उसे देखा जाए तो कहीं पीछे नहीं है। फिर भी हम लोगों में पहले से ये कमी रखी गई है अंग्रेजों के टाइम से कि कौमें अहीर का नाम तक नहीं। और रेजिमेंट की बात आती है तो रेजिमेंट इसलिए जरूरी है कि हमारे जितने भी शहीद होते हैं, शहीद हमारे होते हैं और नाम कंधे पे दूसरा होता है। मैं पूरे संविधान को आप स्टडी करिए, कहीं भी ये लिखा नहीं है कि कहीं जातिगत ऐसा होना चाहिए। तो फिर अगर जातिगत है तो फिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? हमारे वीरों ने रेजांगला से लेके और संसद तक बचाई। जब संसद पर अटैक हुआ तब भी कौमें अहीर के वीर सबसे पहले सामने थे। और आज हमारे युवा पीढ़ी इसके लिए बहुत ही जोश और उत्साह में है और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें हमारी मांग और जो हमारे कौम का सबसे बड़ा स्वाभिमान है अहीर रेजिमेंट, वो नहीं मिलता। तब तक हम ना चैन से रहेंगे और ना चैन से खाएंगे। हमारी एक ही मांग है सरकार से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए, जो हमारी कौम का हक है।
खबर राजधानी से, जहां पुलिस थाना मुरलीपुरा ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में थाना इलाके में मंदिरों के ताले तोड़े जाने और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया गया। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि नकबजनी की वारदातों को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर फुटेज खंगाले गए। टीम के अथक प्रयासों के फलस्वरूप एक शातिर नकबजन विकी उर्फ गुजराती को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कुल 5 मंदिरों में ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं चिराना में कैलाशपुरी में पहाड़ी पर स्थित कैलाशपुरी महादेव मंदिर परिसर में श्यामलाल भार्गव की 50वीं शादी की सालगिरह मनाई गई। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैलाशपुरी में आज अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन सरपंच जगमोहन सिंह शेखावत और सरपंच राजेंद्र सिंह शेखावत ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर किया। साथ ही पौषबड़ा महोत्सव कर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं श्यामलाल भार्गव को सालगिरह की बधाई देकर उनका माला पहनाकर सम्मान किया गया। पधारे हुए सभी अतिथियों को विनोद भार्गव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। आज चिराना में कैलाशपुरी पर्वत पर श्यामलाल भार्गव ने अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर एक पानी की टंकी बनवा करके गांव वालों को भेंट की है, जिसका आज पोस्ट बड़ा कार्यक्रम था, उसका भी आज शुभारंभ किया गया एवं सभी लोगों से आग्रह किया गया कि धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। जैसे श्यामलाल ने आगे आकर के धार्मिक के प्रयोजन को बढ़ावा देने की कोशिश की, मैं भी ग्रामीण वासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे धार्मिक कार्यों में हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। यहाँ पर कैलाशपुरी के ऊपर हमारे माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एक पानी की टंकी बनाई है और साथ में जीआई पाइप से कनेक्शन कराया है यहाँ पर और 2 मोटर लगाई गई है और गांव के प्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे काफ़ी संख्या में और एक छोटा सा प्रोग्राम पोस्ट बड़ा का प्रोग्राम भी रहा यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा योगदान रहा, अगर भगवान भोलेनाथ मेरे को कुछ शक्ति देंगे तो आगे भी मैं यहाँ सेवा में मौजूद रहूँगा और भी सेवा में हमेशा करता रहूँगा। खबर अलवर से, जहाँ कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान को लेकर आज बांसुर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। निजी अस्पताल में हुआ ये टीकाकरण। बांसुर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत बांसुर के निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के टीके सभी हेल्थ वर्कर्स को लगाए गए। इस मौके पर बांसुर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव सहित बांसुर अस्पताल के डॉक्टर तरुण सिंह की टीम और नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आज का जो टीकाकरण बांसुर हॉस्पिटल में जो आयोजित किया गया है, उसकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप में पूरे प्रोटोकॉल के तहत की गई हैं और सारी सावधानियां बरती गई हैं। जो भी अब इंस्ट्रक्शन मिले हैं उनको पूरा पालन किया गया है। सारी बैठने करने की सारी व्यवस्था अच्छे से सुनिश्चित की गई है। बाकी स्टूडेंट्स हैं, कुछ 3rd ईयर 4th ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट हैं, सबको मोटिवेट हैं, ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, सब जागरूक हैं, समझदार हैं, सबको बताया गया है पूरा पहले से ही, पूरा अच्छे से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अच्छे से उनका टीकाकरण यहाँ पर आयोजित हो रहा है। 10 लोगों को अभी तक लग चुका है, जिसमें सामान्य एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कोई चेंज नहीं आया, सब लोग अच्छे से बैठे हुए हैं और सबका ऑब्जर्वेशन पूरा टाइमली हुआ है 30 मिनट से ऊपर। खबर जयपुर से, जहां आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र रघुराज अकेडमी कालवाड़ रोड में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस के अवसर पर 9 मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया और तिलक लगाकर अभिनंदन हुआ। श्री महेश कुमार भारद्वाज सुपरवाइजर ने मतदाता दिवस पर मतदाताओं को शपथ दिलवाई और श्री सूर्य प्रकाश शर्मा बीएलओ ने ई-एपिक डाउनलोड करने की प्रक्रिया को विस्तार से मतदाताओं को समझाया। वहीं मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए ई-एपिक डाउनलोड किए। इस अवसर पर संस्था निदेशक श्री शक्ति सिंह जी और संस्था प्रधान श्री धर्मेंद्र जी और बीएलओ श्रीमती ममता मीणा भी उपस्थित रहे। उन्होंने 9 मतदाताओं को कार्ड वितरित किए। 9 मतदाताओं में इस अवसर पर जोश और उत्साह देखा गया, साथ ही लोकतंत्र में अपनी आस्था भी व्यक्त की। खबर करौली से, जहां ग्राम स्वराज ग्राम करौली के तत्वाधान में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह मीणा ने बैठक को संबोधित किया। समारोह के मुख्य वक्ता ग्राम स्वराज मंत्र के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह मीणा ने बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम के छात्रों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए ही दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं हिंडौन सिटी में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी श्रृंखला में शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने शहर के 2 स्थानों पर एटीएम मशीन में आग लगाने और रुपए लूटने का प्रयास किया।
इस घटना की जानकारी रविवार को सुबह स्थानीय दुकानदारों द्वारा बैंक प्रबंधन और पुलिस को दी गई। सुबह मामले की जानकारी मिलने के कई घंटों तक एटीएम कर्मी और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के डैम्प रोड स्थित हिटाची कंपनी अधिकृत एटीएम मशीन और नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित जैन मंदिर के समीप पीएनबी बैंक एटीएम मशीन में बदमाशों ने आग लगाकर रुपए लूटने का प्रयास किया। हालांकि वारदात को अंजाम देने में बदमाश सफल नहीं हो सके। पीएनबी बैंक प्रबंधक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही एटीएम में रखी हुई राशि को सुरक्षित तरीके से बैंक शाखा में भिजवाया। करौली में जिला मुख्यालय स्थित घनी आबादी क्षेत्र में जरख के आ जाने से दहशत फैल गई। कॉलोनी वासियों ने सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी डंडा लेकर पहरा दिया। शहर में पिछले काफी दिनों से जरख देखे जाने की बातें चल रही थी। रविवार शाम शहर की वन विहार कॉलोनी में जरख दिखाई दिया। इससे लोग सतर्क हो गए। इस दौरान वन विभाग को सूचना देने पर सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से लोगों में रोष है। जरख के भय के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। महिलाओं और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। खबर श्री गंगानगर से, जहां घड़साना उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत देसली के चक धांधू में गुरुद्वारा सिंह सभा में हाइड्रोलिक निशान साहिब की स्थापना धार्मिक समारोह में की गई। इस अवसर पर आसपास के गांव चकों के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हाइड्रोलिक निशान साहिब की उपखंड क्षेत्र के गुरुद्वारा में पहली बार स्थापना की गई। ग्राम पंचायत सरपंच ताराचंद मेघवाल की अध्यक्षता में हुए धार्मिक समागम में अखंड पाठ का आयोजन भी हुआ। प्रवक्ता विजेंद्र भामू ने बताया कि धांधू में सरपंच ताराचंद मेघवाल की ओर से 65 फुट ऊंचा हाइड्रोलिक निशान साहिब की स्थापना करवाई गई। धार्मिक समागम के मुख्य अतिथि एसडीएम संदीप काकड़, पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल, तहसीलदार दानाराम, पूर्व उपजिला प्रमुख नक्षत्र सिंह रमाणा, सरपंच यूनियन पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र भाबू, सरपंच रोजड़ी लक्ष्मण राम बावरी, सरपंच कुंडल महावीर प्रसाद मौजूद रहे। धार्मिक कार्यक्रम में गुरुद्वारा सिंह साहिब में नगर कीर्तन भी किया गया। इस दौरान पाठ के भोग पर लंगर बरताया गया। बहुत ही खुशी की गल है, अज इस चक दे विच 17 KWM दे विच ये प्रोग्राम रखा गया और गुरु नानक देव दा गुरु दरबार का गुरु ग्रंथ साहब के सामने इत्थे निशान साहब चढ़ाया गया। बड़े जयकारे छड्डे गए और गुरु नानक की बाणी दे विच बहुत कुछ छिपया है जो अपनी जीवन दे विच काम आने वाली चीज़ां हुंदियां। थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं ध्यान करके सुनिए। गुरु की बाणी दे विच गरीब अमीर जात पात गुरु नानक जी ने हजारों साल पहला ही एक खत्म करता सी। गुरु ग्रंथ साहब जी 5वें गुरु अर्जन देव जी द्वारा सरपंच साहिबान व पूर्व जनप्रतिनिधिगण व पत्रकार बंधुओं और यहाँ की पूरे एरिया की साथ संगतियों, ये गुरु ग्रंथ साहब की पावन देह हजूर में 10 गुरुओं की देह की हजूरी में आज हम विराजमान हैं। सभी ये सिख धर्म और गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो आज हिंदू का नाम नहीं होता। ये पूरा इतिहास कह रहा है। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।